नमस्कार मित्रों, पेपर सॉल्यूशन क्लास। आज का अपना पेपर पटवार प्री 2015, जिसमें एक क्लास पहले हुई थी, उसके बाद जो बाकी रह गए थे प्रश्न वो आज हल करेंगे। टोटल 46 प्रश्न आए थे, जिसमें से 22 प्रश्न पिछली क्लास में हल कर लिए थे। आज की क्लास में 24 प्रश्न है। टोटल 46 प्रश्न उस पटवार प्री में आए थे। बाकी के जो प्रश्न है वो अपना हल करते हैं। आज पहला प्रश्न, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार और जोड़ लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या होगा? 34 छात्र हैं, उनका औसत भार दिया हुआ। एक अध्यापक का भार जोड़ते हैं और औसत बढ़ जाता है 500 ग्राम, मतलब अध्यापक पहले से अधिक है। अध्यापक का भार आप सीधा हल कर सकते हैं, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। अध्यापक का भार बराबर औसत पहले था 46.5 किलोग्राम प्लस, अब औसत में वृद्धि कितनी हुई और टोटल लोग कितने? औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हुई। टोटल 34 छात्र थे पहले, अब एक अध्यापक और हुआ। टोटल कितने हुए? 35 जनों हैं, और 35 जनों में प्रत्येक में कितने 500 ग्राम की वृद्धि हुई। तो ये 35 गुणा 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, 1/2। 35 का आधा 17, 34 और ये 17.5, 17.5। अब जोड़ दीजिए 0.5 और 0.5 0, और 7 और 7 14, हासिल 1, 4 2 6, 64.0। मतलब अध्यापक का भार कितना हो जाएगा? 64 किलोग्राम हो जाएगा। कि अध्यापक का भार कितना है? 64 किलोग्राम है। इस तरीके से हल करना। अब इसके दो तरीके, एक तो ये कि भाई अध्यापक को शामिल किया, औसत भार बढ़ा है, मतलब अध्यापक का भार ज्यादा है पिछले औसत से। कितना ज्यादा है? औसत कितना बढ़ा? औसत 500 बढ़ा। टोटल 34 ने, एक अध्यापक 35 हुए। 35 लोगों पर 500 के हिसाब से टोटल 17.5 किलो अधिक है। 17.5 किलो इसमें जोड़ दिए, कितने हो जाएगा? 64 किलोग्राम हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका था, उसमें यह है कि अध्यापक का भार कितना होगा, तो अब टोटल जने 35 और 35 का औसत भार कितना? 46.5 में ये 0.5 बढ़ जाएगा। 46.5 औसत था और 500 ग्राम मतलब आधा किलो बढ़ेगा। 46.5 आधा कितना हो जाएगा? 47। तो ये करना 35 गुणा 47, और उसमें से 34 छात्र और उनका औसत भार 46.5, ये इसमें से ये गुणा करके घटा लेंगे तो भी ये सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 किलोग्राम आ जाएगा। 35 टोटल लोग, 47 उनका कुल औसत। पहले 46.5 था, आधा बढ़ेगा 47। 47 का 35 से गुणा, ये 35 जनों का कुल भार, और उसमें से 34 जनों का कुल भार घटा लीजिए। 34 छात्र, उनका औसत 46.5, 34 का 46.5 से गुणा करके इसमें से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 64 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये सीधा ऐसे है कि औसत भार बढ़ा है, अध्यापक ज्यादा है। भाई नए व्यक्ति के आने से जब औसत में वृद्धि होती है, इसका मतलब यह हुआ कि जो नया आया है वो पहले वाले औसत से अधिक आया। तो पहले वाला औसत नया कितना अधिक आया है? टोटल कितनी वृद्धि हुई? 500 के हिसाब से 35 जनों में 17.5 की वृद्धि हुई। 17.5 जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे? 64 किलोग्राम हो जाएंगे। इस तरीके से दो तरीके हैं। औसत का सामान्य सा प्रश्न है, आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, और इसके हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। भिन्न होगी। ऑप्शन से हल कर लो। भिन्न ही पूछी, भिन्न में अंश और हर अलग अलग या इनका गुणा या जोड़ ऐसे कुछ पूछा होता है तो एक्स वाई मानने की जरूरत होती है। इसमें मानने की जरूरत ही नहीं। भिन्न के अंश हर वृद्धि करनी, आप ऑप्शन से देख लीजिए कि अंश और हर में 1 जोड़ते, दोनों में 1 जोड़ते। जैसे ये 2/5, और यदि 1 जोड़ते तो 2 ने 1 3, 5 ने 1 6, कितना हो गया? 1/2 हो गया। और जोड़ने से कितना होना चाहिए था? 2/3 होना चाहिए था। 1 जोड़ने से कितना होना चाहिए? 2/3। इससे हुआ? नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन 3/5, 3/5 और 1 जोड़ते हैं तो 3 ने 1 4, 5 ने 1 6, 5 6, ये 4 6 कट जाएंगे, 2/3। बिल्कुल 2/3 होना चाहिए। भिन्न में 1 अंश हर में 1 जोड़ने पर ये 2/3 हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन भी लागू होनी चाहिए, वो भी चेक करनी है। तो भिन्न अपनी है 3/5। अब इसमें से 1 घटाते हैं। 3 में से 1 घटाया 2, 5 में से 1 घटाया 4, 2/4 मतलब 1/2। ये 1/2 क्या आ जाएगी? भिन्न आ जाएगी। अब आपको यही पूछा था कि जो भिन्न है उसमें से 1 घटाने से 2/3 आए, और सॉरी 1 जोड़ने से, और 1 घटाने से 1/2 आए।
तो ये एक जोड़ने से 2/3 आया, ये घटाने से 1/2 आया है, मतलब भिन्न सही है। 2/3 और 1/2 आनी चाहिए थी, और प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो भिन्न कौन सी है? 3/5 है। बाई ऑप्शन हल कर लीजिए, आसान सा प्रश्न है, एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन हल करना है, आसान है और आप इसको हल कर सकते हैं। आ गया होगा समझ में प्रश्न? एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको इनका अंश और हर का गुणा या अंश और हर का जोड़ ऐसे नहीं पूछा हो तब तक जरूरत नहीं रहती। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात पूछा गया। विमल और अरुण की आयु का अनुपात है 3:5, आयु का योग है 80, 10 वर्ष बाद ज्ञात करनी। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, ये विमल और ये अरुण, आयु का अनुपात 3:5 और आयु का योग कितना? 80। 80 को 3:5 में बांट दीजिए, 80 में 5 और 3 8 भाग करने, तो 80 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो ये 10 गुणा 5 अरुण 50 का और 10 गुणा 3 विमल 30 का, सीधा सीधा 3:5 80 को बांटना है तो कितने हो जाएंगे? 30-50 हो जाएंगे। ये 30-50, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु, तो 30 वाला हो जाएगा 40 का और 50 वाला हो जाएगा 60 का। ये 40 60 20 से कट जाएंगे, 2:3। 20 का भाग दोनों में जाता है, 40 में 2 बार, 60 में 3 बार, 2:3। ये इसका आंसर आ जाएगा 2:3। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। आसान, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट, नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक कोई नदी है, ये जैसे मान लीजिए इसके एक किनारे पर ये पेड़ है, इसकी चोटी का ये नदी का दूसरा किनारा है, इस पर जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और उससे 20 मीटर दूर बिंदु से, अब इससे 20 मीटर दूर इधर और जाते हैं तो ये उन्नयन कोण घटेगा, दूर जाएंगे वैसे वैसे उन्नयन कोण घटेगा। ये उन्नयन कोण घट के कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो नदी की चौड़ाई क्या है ये ज्ञात करनी है। ये नदी की चौड़ाई x मान लीजिए, ये इसकी दे रखी है 20 यहां से यहां तक, और ये पेड़ की ऊंचाई h लिख लीजिए। अब इसमें दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों में आपको हल करना होगा। चौड़ाई ये x जो ज्ञात करनी है उसको x लिख दिया गया। सबसे पहले ये समीकरण लेंगे, h और x का आपस में संबंध होगा, तो h और x ये tan 60 लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान होता है √3 बराबर लंब बटे आधार। इस 60 के सामने वाली भुजा लंब h और बटे में आधार ये x। अब यहां से अपने को h का मान लेना, मान किसका लेना? h का। तो h बराबर हो जाएगा √3x, ये h बराबर √3x, √3 का x से गुणा। अब दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में आपको tan 30 बराबर वही लंब बटे आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब लंब ये इस 30 के सामने की भुजा ये लंब होगी h, और h का मान क्या है? √3x, ये √3x, ये लंब बटे में आधार ये पूरे x + 20, ये x + 20। √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3x बराबर x + 20 का 1 से गुणा हो जाएगा x + 20। ये x इधर घट जाएगा, 3x में से 2x बराबर 20, और x बराबर 20 में 2 का भाग कितनी बार? 10 बार। कि इसकी नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर आ जाएगी। आसान, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। एक tan 60 है, एक tan 30 है। ये x मान लिया, ये ऊंचाई h। यहां से इन दोनों में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब है h, आधार h बटे x, और बराबर tan 60 का मान होता है √3। उसके बाद h बराबर क्या हो जाएगा? x का √3 से गुणा √3h। फिर आपको 60 डिग्री लेना, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, tan 60 का मान tan 30 का मान होता है 1/√3, और लंब यहाँ पर लंब ये 30 के सामने की भुजा लंब h, और h का मान है √3x, और बटे में आधार ये x + 20, √3 का √3 से गुणा 3x, और इधर ये x + 20, x इधर घटेगा 2x बराबर 20,
और x बराबर 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा 10। बिल्कुल आसान प्रश्न है। नेक्स्ट, समीकरण 3 की पावर 1/9, 3 की पावर 2/9, 3 की पावर 3/9 बराबर 9 की पावर x में x का मान क्या होगा? ये एक घातांक नियम का प्रश्न है। आधार समान है, इधर आधार सबका समान है, आधार समान है, घातें जोड़ सकते हैं 1/9, 2/9 और 3/9 और बराबर इस 9 को भी समान आधार मतलब 3 में बदलेंगे तो 3 की पावर 2 और गुणा में x, ये जो x पहले से था 9 को 3 की पावर 2 लिखेंगे, 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया, ये 3 की पावर है, आधार समान था। अब यहां से आधार छोड़ दीजिए, घातें जोड़ दीजिए तो 9 लसअप आएगा, 3 2 5 ने 1 6, 6/9 और बराबर 2x। तो x बराबर 6/9 गुणा 2, 9 गुणा 2 18, 6 3 18, 1/3, x बराबर कितना जाएगा? 1/3। ये इसका आंसर है। ये जो 2 गुणा का है बराबर से हो जाएगा भाग में, 9 के 2 गुणा में 18 और 6/18 आपस में 6 से कट जाएगा, 6 कटेगा 1 बार, 18 कटेगा 3 बार, 1/3 x का मान जाएगा। घातांक नियम का है, समान आधार है, घातें जोड़ सकते हैं, गुणा में लिखे हुए थे, ये घातें जोड़ेगी 1/9, 2/9 और 3/9, 3 2 5 ने 1 6/9 और बराबर में ये 9 को 3 की पावर 2, ये 2 का x से गुणा 2x। अब आधार समान छोड़ दिया गया, ये 3 6/9 और ये 2x, x के लिए 2 का भाग दे दो तो 6/18, 6/18 कट जाएगा 6 से, 1/3। ये इसका आंसर x बराबर 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 वर्ष पूर्व a तथा b की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व की कंडीशन, c के साथ मिलाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो c की वर्तमान आयु क्या होगी? ये c की वर्तमान आयु पूछी है, 3 वर्ष पहले की कंडीशन दे रखी है। 3 वर्ष पूर्व a तथा b की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो a और b की कुल आयु, a और b की कुल आयु हो जाएगी 18 गुणा 3, 18 गुणा 3 54 वर्ष। ये a और b दोनों की कुल आयु है, सॉरी 2 जन हैं, 2 से गुणा करना है, 18 गुणा 2 36 वर्ष। अब इसके बाद c को साथ मिलाने पर औसत आयु कितनी हो जाती है? 22 हो जाती। अब 3 हो गए, a प्लस b प्लस c बराबर 22 गुणा 3, 22 गुणा 3 हो जाएगा 66 वर्ष। ये 22 गुणा 3 66, ये 3 वर्ष पहले तक की बात थी, हो जाती है। ये वर्तमान आयु, c के साथ मिलाने से इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो 22 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 66 वर्ष। ये 66 वर्ष तीनों की आयु है, ये 36 वर्ष दोनों की आयु है, लेकिन ये दोनों की आयु जो है वो 3 वर्ष पहले की थी। अब इनकी वर्तमान आयु लेंगे, वर्तमान a और b की, वर्तमान a और b की आयु, तो a और b की आयु 36 और इसके साथ में 3 वर्ष पूर्व की थी, 3 वर्ष दोनों की बढ़ेंगे, 3 वर्ष दोनों के बढ़ेंगे, 3 3 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। ये 42 वर्ष वर्तमान आयु a और b की, ये वर्तमान आयु a, b और c की 66 वर्ष। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ऐसे आती है कि ये वर्तमान कैसे पता चलेगा कि ये जो लिखा था 3 वर्ष पूर्व a और b की औसत आयु 18 वर्ष थी, मतलब ये पहले की बात है। फिर c के साथ मिलाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, मतलब ये वर्तमान की बात है, हो जाती है, ये वर्तमान की है, तो ये वर्तमान की तीनों की, वर्तमान तीनों 66 और वो 3 वर्ष पूर्व दोनों कहते हैं 36। अब उनकी वर्तमान कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 3 6 जोड़ दीजिए दोनों में, तो कितना हो जाएगा? 42 वर्ष दोनों की थी और 66 वर्ष ये तीनों की है, और c की कितनी हो जाएगी? 66 में से 42 घटा लीजिए, कितने आ जाएंगे? 24 वर्ष। c की वर्तमान आयु कितनी है? 24 वर्ष। c की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 24 वर्ष होगी। ये आसानी प्रश्न है। a और b 2 वर्ष है, 18 गुणा 2 36, उसके बाद a b c 3 जने हैं, 22 गुणा 3 66, ये 3 वर्ष पूर्व की थी, वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़ेंगे क्योंकि 2 जने थे, एक 3 वर्ष पहले था वो 3 बढ़ जाएगा, दूसरा भी 3 वर्ष पहले था वो भी 3 बढ़ जाएगा, तो 3 और 3 कितने बढ़ जाएंगे? 6, 36 और 6 42 वर्ष वर्तमान आयु, ये 66 वर्ष वर्तमान आयु तीनों की, इसमें से ये 2 घटा लीजिए, 1 बच जाएगा c, और c कितना बचेगा? ये 66 में से 42 घटा लिए 24 वर्ष।
नेक्स्ट, राम की आयु अपने पिता की आयु का 8वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु क्या होगी? राम की आयु अपने पिता की आयु का 8वां भाग, ये राम और ये इसका पिता। राम की आयु पिता की आयु का 8वां भाग है। पिता मान लीजिए 8x और राम इसका 8वां भाग मतलब x और 8x। राम की आयु x और उसका पिता 8x। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। अब विमल की आयु कितनी है वो नहीं दे रखी। विमल की आयु ये है, यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था, मतलब 2 वर्ष पूर्व वो 8 वर्षों का था, 2 वर्ष पहले 8 वर्षों का था, तो वर्तमान में विमल कितना है? 10 वर्षों का। विमल की आयु कितनी है? 10 वर्ष। उसके बाद कंडीशन है 10 वर्ष बाद की। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी, तो 10 वर्ष बाद ये हो जाएगा 20 वर्ष का। 10 वर्ष का था, 10 जोड़ दीजिए। 10 वर्ष का था, 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 वर्ष हो जाएंगे। और ये जो पिता की आयु है ये हो जाएगी 8x प्लस 10। भाई जो उसकी आयु थी उसमें कितना जोड़ देंगे? 10 वर्ष जोड़ दीजिए, ये 10 वर्ष जोड़ दीजिए। अब ये जो कंडीशन है कि जो 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु विमल की आयु से क्या है? दुगुनी है। विमल कितने का है? 20 का है। ये इसका दुगुना मतलब कितने का होगा? 40 वर्ष का होगा। विमल जो है 20 वर्ष का है और पिता इसका ये राम का जो इससे दुगुना है, तो 20 का दुगुना कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। 8x प्लस 10 बराबर 40, तो 8x बराबर 40 में से 10 घटा लीजिए 30। x बराबर 30/8। x का मान कितना आएगा? 30/8 आएगा। तो राम की आयु क्या है? ये राम की आयु है। राम की आयु कितनी है? x बराबर कितना आया? 30/8। 30 में 8 का भाग देंगे तो ये 15/2 से कट जाएगा 4। 15/4। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं। आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर ये डी होगा, ऑप्शन नंबर 4। एक बार वापस समझ लीजिए। राम की आयु, राम अपने पिता की आयु का 8वां भाग है। पिता 8x, राम उसका 8वां भाग मतलब कितना? x। फिर 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था। 2 वर्ष पूर्व विमल 8 वर्ष का था, वर्तमान में कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का। उसके बाद अब ये 10 वर्ष और हो जाएंगे। 10 वर्ष बाद की कंडीशन है, तो 10 वर्ष बाद विमल हो जाएगा 20 वर्ष का और उसका पिता है वो विमल से दुगुना है। विमल 20 का मतलब पिता कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का। और ये 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8x प्लस 10। 8x प्लस 10 बराबर 40। 8x बराबर 40 में से 10 घटेंगे 30 और x बराबर 30/8, 15/4। ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। पास हुए हैं एक विषय में 80%, सेकंड विषय में 85% और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही विषयों में 75%। ये 75%। अब देखिए इस प्रश्न को समझिए। एक विषय, दूसरा विषय और दोनों विषय में कितने परसेंट है? 75। पहले में कितने हैं? 80। ये 75 पहले वाले में थे, ये 75 पहले वाले में थे, तो केवल पहले के लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। केवल दूसरे के लेंगे 75 में से ये घटा लेंगे कितने? 10। 5% पास, ये 10% पास और ये 75% दोनों। ये 75 दोनों में कॉमन है कि इसमें भी है और 75 इसमें भी है। 75 घटा लीजिए 5, इसमें से 75 घटा लीजिए 10, तो ये 75 में 5, 80 में 10, 90% क्या हो रहे हैं? कोई न कोई विषय में पास तो हो ही रहे। और आगे जो दे रखा है वो दोनों ही विषयों में फेल, दोनों ही विषयों में फेल कितने हैं वो आपको दे रखा। तो ये एक विषय में पास हो गया, ये भी एक विषय में पास हो गया, ये दोनों विषय में पास हो गए, बाकी जो बच गए वो दोनों ही विषयों में फेल हो जाएंगे। भाई एक विषय पास, दूसरा विषय पास, दोनों विषय पास, ये तो विद्यार्थी जो पास हो रहे। इसके बाद जो विद्यार्थी बचे हैं उनमें एक भी विषय पास नहीं हुआ। तो ये टोटल मिला के 75, 5, 80, 10, 90%।
90% कहीं न कहीं पास हो रहे हैं, चाहे एक विषय में हो रहे हैं चाहे 2 विषय में। शेष बचेंगे 10% विद्यार्थी जो बिल्कुल फेल हो गए दोनों ही विषयों में, और वो विद्यार्थी कितने हैं 40। 10% का मान 40, 1% का मान कितना होगा 40/10, 40/10 कितना आ जाएगा 4, और उसके बाद परीक्षार्थियों की संख्या मतलब 100%, और 100% कितने हो जाएंगे तो 4 × 100 = 400। कुल परीक्षार्थी कितने थे तो 400 थे। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400, कि कुल परीक्षार्थी कितने हैं तो कुल परीक्षार्थी 400। आ गया होगा समझ में, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसका 1/2 काम करता है, दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है। अब निश्चित समय नहीं पता उसको लिख लीजिए एक्स, कि बी कितने समय में कार्य करता है निश्चित एक्स। इसके 3/4 समय में, मतलब ए कितने समय में कार्य करेगा 3x/4 समय में, ये समय है। 3/4 समय में कितना काम करता है, आधा काम करता है। 3/4 समय में कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है। ये x समय में कितना काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। निश्चित समय में कार्य पूरा करता है, मतलब एक कार्य पूरा करता है कितने दिनों में, x दिनों में। ये आधा कार्य करता है कितने 3x/4 दिनों में। तो कार्य क्षमता, कार्य क्षमता होती है कार्य बटे में समय, कार्य 1/2 और बटे में कार्य क्षमता 3x/4। अब इसको आप हल करेंगे तो 1/2 गुणा 4/3x, 2 इससे कट जाएगा 2 बार, ये 4 2 कट जाएगा, बटे में 2 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/3x। ये कार्य क्षमता है किसकी, एक, और इसका कार्य 1 और समय x, कार्य क्षमता कितनी 1/x। अब इन दोनों की कार्य क्षमताओं का योग, कि दोनों कितने दिनों में कर लेते हैं 18 दिनों में कर लेते हैं, तो ये 2/3x प्लस 1/x और बराबर 1/18। यहां से ये 3x लसअप, 3x में 3x का भाग 1 बार, 1 का 2 से गुणा 2, 3x में x का भाग 3 बार, 3 का 1 से गुणा 3 बराबर 1/18। 2 3 हो जाएगा 5, 5/3x बराबर 1/18, तो 18 गुणा 5 90, 3x बराबर 90 और x बराबर 90 में 3 का भाग 30 बार। ये बी जो निश्चित समय था, ये पूछा था बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने 30 दिनों में करेगा। बी अकेला मतलब बी की कार्य क्षमता ज्ञात करनी थी, बी की कार्य क्षमता 1/30 आ रही है, बी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में करेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 देगा। नेक्स्ट, ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी इसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। ए की कार्य क्षमता, कुशलता जो होगी वो कार्य क्षमता से होगी। ए की कार्य क्षमता 1/12, बी की कार्य क्षमता, बी ए से 60% अधिक है, ए की कार्य क्षमता 1/12, 60% अधिक मतलब 160/100, 60% अधिक कुशल है, 60% अधिक का मतलब 160/100। बी ए से, ए कितना 1/12, 60% अधिक, ये ध्यान रखना समय में नहीं लड़ता। 60% अधिक कुशल का मतलब ये आपको कार्य क्षमता 60% अधिक लेनी, 60% अधिक मतलब 160/100। उसके बाद ये 0 काट दीजिए, 4 से ये कट जाएगा 4 बार, ये 4 से कट जाएगा 3 बार, फिर ये 2 और ये कट जाएगा 5, 2/5 गुणा 3 15, तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 15/2। कितने दिनों में करेगा 15/2 मतलब 7.5 दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7.5 दिन आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। ए की कार्य क्षमता 1/12, बी ए से 60% अधिक, 60% अधिक मतलब 160/100, फिर 0 काट दिया गया, 4 से कटेगा ये 3, ये 4 बार, और 4 10 कट जाएंगे 2 और 5, ऊपर 2 बचेगा, बटे में 5 गुणा 3 15 है, यह है कार्य क्षमता। और इसका उल्टा होता है समय, 2/15 का उल्टा हो जाएगा 15/2, और 15/2 मतलब 7 सही 1/2, ये इतने दिनों में पूरा कार्य कर लेगा, 7 सही 1/2 दिन। आसान प्रश्न ही है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों नल एक साथ खोले जाए तो कितने
घंटों में भरेंगे। तो ये आसान सा दोनों की कार्य क्षमता जोड़ लीजिए। एक की कार्य क्षमता है 1/45 और दूसरे की कार्य क्षमता 1/30। सबसे सरल प्रश्न ये 45 और 30 का लसब 90, 90 में 45 का भाग 2 बार, 30 का भाग 3 बार, 2 3 5/90, 18/90, 1/18 कितने घंटों में? 18 घंटों में इसको भर देंगे। इसका आंसर ये डी 18। 45 और 30 है, 45 30 का लसब 90, 90 में 45 का भाग 2, 30 का भाग 3, 2 3 5/90 और 5/90 5 से कट जाएगा, एक बार 5 90 कट जाएगा, 18 बार 1/18 का मतलब 18 घंटों में ये टंकी भर जाएगी। कार्य क्षमता 1/18 है, समय कहता है तो 18 है, कार्य क्षमता का उल्टा होता है। अगला, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इसे 5 घंटे में पूरी करने को कार की गति क्या होगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे में यात्रा पूरी करता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटों में यात्रा पूरी करता है तो दूरी, पहले दूरी कितनी, यात्रा कितनी? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने घंटे से? 6 घंटे ये दूरी तय करता है। ये दूरी है। अब 5 घंटे में पूरी करने के लिए चाल क्या होगी? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितनी है? 45 गुणा 6 बटे में समय कितना है? 5, 5 45 से कट जाएगा, 9 बार 9 छके 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो उस दूरी को कितने घंटों में? 5 घंटों में पूरी कर सकता है। 45 में 5 का भाग दिया 9 और 9 का 6 से गुणा 54, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटे में दूरी करता है, 45 गुणा 6 ये इसकी दूरी आ जाएगी और उसके बाद 5 घंटे पूरी करनी, 5 का भाग दे दो, कितने चाल आ जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। आसान प्रश्न। नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर प्रति घंटा की 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। 39 किलोमीटर दूरी है और 45 मिनट में तय करता है। पहले 15 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट तक दुगुनी चाल से शेष दूरी पहली चाल से पूरी करता है, तो x का मान क्या होगा? ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। टोटल जो दूरी है वो 39 किलोमीटर है और कितने समय में? 45 मिनट में। 45 मिनट में तय करता है। अब उसके बाद पहले 15 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगामी 20 मिनट तक दुगुनी चाल से तथा शेष दूरी पहली चाल से तय करता है, तो उसकी x का मान क्या होगा? किस तरीके से हल करना देखिए। उनचालीस किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करता है। ये 39 किलोमीटर की दूरी और 45 मिनट है, 45/60 लिख दो, ये इसकी चाल आ जाएगी टोटल। कुल दूरी बटे कुल समय से जो चाल आएगी वो आएगी। अब इसमें अलग अलग है। टोटल समय जो 45 मिनट लग रहा है, 39 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। 15 मिनट x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये दूरी बराबर चाल गुणा समय। x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल, 15 मिनट इसका समय, 15/60 ये आ जाएगा x/4। ये x/4 इसकी टोटल क्या होगी? दूरी होगी। आगामी 20 मिनट तक दुगुनी चाल से, अब दुगुनी चाल मतलब उसकी दुगुनी हो जाएगी 2x और 20 मिनट तक ये 20/60, 20/60 से कट जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 2x/3 किलोमीटर। ये जो आ रहा है किलोमीटर में आएंगे, दूरी आएगी। अब शेष दूरी पहली चाल से, पहली चाल कितनी है? x। अब देखिए समय कितना बचा, टोटल समय कितना लग रहा है?
टोटल समय कितना लग रहा है 45 मिनट, उसमें से कितने हो गए 15 मिनट ये हो गए, 20 ये हो गया, 15 और 20, 20 10 30 और 35, 35 हो गए, शेष बचे 10 मिनट। अब 10 मिनट 10/60 यह आ जाएगा x/6 किलोमीटर। और ये तीनों जो मिला के 45 मिनट समय का यूज हो गया, 39 किलोमीटर दूरी बची है। तो तीनों मिला के बराबर 39 किलोमीटर होगा। x/4 प्लस 2x/3 और प्लस x/6, तो 6 3 और 4 का ला सब 24 12, 12 में 4 का भाग 3, 3 का x से गुणा 3x, 12 में 3 का भाग 4, 4 का 2 से गुणा 8x, और 12 में 6 का भाग 2 और 2 का x से गुणा 2x, 8 2 10, 10 और 3 13, 13x/12 और इसके बराबर टोटल उसकी दूरी है 39 किलोमीटर। 39 13 से कट जाएगा 3 बार, x बराबर 12 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 36। तो उसकी जो चाल हो जाएगी x का मान कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हल करना है। थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, एक बार वापस समझ लीजिए। 39 किलोमीटर दूरी और 45 मिनट में पहले ये ध्यान रखना दूरी कितनी है और समय कितना लग रहा है। ये 45 मिनट है, सारा मामला घंटों में लेना होता है। 39 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करता है। पहले 15 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दूरी कितनी तय होगी। तो दूरी ज्ञात की, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल x, समय 15/60, ये 15/60 से कट जाएगा x/4। आगामी 20 मिनट तक दुगुनी चाल से, ये दुगुनी चाल 2x, x से दुगुनी 2x, 20 मिनट तक 20/60, 20/60 से कटेगा 3, 2x/3। और शेष दूरी पहली चाल से, शेष दूरी x पहली चाल, और कितना समय बचेगा। अब समय में ये ध्यान रखना है कि 20 और 15 35 हो गए, और टोटल मिनट कितने लगते हैं 45, शेष कितने बचेंगे 10 मिनट। तो ये 10/60, ये x/6, इन तीनों का जोड़ किया सब लेके, और जोड़ करने के बाद x का मान ज्ञात कर दिया, कितना आया 36 है। तो ये इसका आंसर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, और उसकी औसत चाल क्या होगी। दो चाल बराबर दूरी के लिए है, औसत चाल का फॉर्मूला है औसत चाल बराबर 2ab/a + b, जिसमें a का मतलब पहली चाल 4, b का मतलब दूसरी चाल 16, और बटे में 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20। तो 4 इससे कट जाएगा 5 बार, 16 2 32, 32/5, 32 में 5 का भाग 64, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल पूछिए कितनी आ जाएगी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आसान सा प्रश्न ही है, सीधा सीधा औसत चाल समान दूरी की है, एक 4 है एक 16 है, 2ab/a + b। इसको हल करेंगे कितना जाएगा 6.4। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड पार कर जाता है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। यह वर्गाकार मैदान है, इसके विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर जाता है। विकर्ण को 3 सेकंड पार करता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में लिख दो। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। 6 18 से 3 कट जाएगा, 5/3 मीटर। ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5/3 मीटर। 5/3 मीटर दूरी को 3 सेकंड में पार कर लेता है। 3 सेकंड में पार करता है, तो ये 5/6, 5/3 मीटर प्रति सेकंड है, चाल है, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 5/3 और समय है 3, 3 3 से कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा दूरी 5 मीटर। दूरी कितनी 5 मीटर। विकर्ण कितने का है 5 मीटर का है। विकर्ण दे रखा हो फिर उससे आपको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भुजा का सूत्र होता है विकर्ण बराबर भुजा √2। विकर्ण 5 है, a √2, a बराबर हो जाएगा 5/√2। ये 5/√2 ये भुजा है, और इससे क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 5/√2 गुणा 5/√2। 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 में 2 का भाग 12.5, 12.5 वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर 12.5 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल का ही प्रश्न है, लेकिन इसके साथ में इन्होंने समय चाल दूरी जोड़ दिया गया है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 सेकंड पार करता है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 सेकंड, मात्रक बिल्कुल अलग अलग था, मात्रक चेंज किया। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। 5/18 से गुणा किया, 5/3 मीटर प्रति सेकंड ये चाल। अब दूरी ज्ञात करनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी का मतलब विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण को पार करता है ये दूरी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल 5/3, समय 3 सेकंड, 3 से 3 कट जाएगा और ये 5 मीटर। दूरी 5 मीटर, दूरी का मतलब विकर्ण है, विकर्ण 5 मीटर। और वर्ग में विकर्ण का सूत्र भुजा √2, भुजा बराबर √2 का भाग 2, 5/√2। और क्षेत्रफल के लिए इसको 2 बार गुणा कर लो, 5/√2 गुणा 5/√2। भुजा गुणा भुजा क्षेत्रफल होता है, ये गुणा 5 का स्क्वायर 25, √2 का √2 से गुणा 2, 25 में 2 का भाग है 12.5, 12.5 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर डी नंबर। यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगुनी है तो सूर्य का ओनियन कोण क्या होगा? एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगुनी है। यह पोल है, यह समतल धरती है। पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगुनी। पोल की लंबाई जैसे x है तो ये छाया की लंबाई क्या हो जाएगी? 2x। एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगुनी। पोल की लंबाई x, धरती पर जो छाया है इसकी लंबाई 2x। सूर्य का ओनियन कोण यह थीटा बराबर ज्ञात करें। अब इसमें से समस्या ये आएगी कि ये 1/2 है और 1/2 tan में कहीं होता नहीं है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan और थीटा ज्ञात करना है। लंब आधार 1/2 x/2x, लंब x आधार 2x, ये 1/2। अब ये जो tan में जो मान होते हैं वो 1/2 होता नहीं। tan का मान 0, 1/√3, 1√3 और अनंत। ये 0, 30, ये 45, 60 और ये 90। tan के जो मान होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो tan में 1/2 मान कहीं होता ही नहीं, मतलब न 30 का मान है, न 45 का है, न ही 60 का है। तो जो सूर्य का ओनियन कोण होगा वो इनमें से कोई नहीं। tan में 1/2 मान आता ही नहीं, तो ये tan थीटा का मान इसमें नहीं है। 30 है नहीं, 45 है नहीं और 60 नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। किसी घन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। कोई धन है, उसका 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का क्या है? 1/5। ये आसान सा प्रश्न। मूलधन मान लीजिए 100 और इसका जो ब्याज आएगा वो 1/5। 100 का 1/5, 100 का 1/5 हो जाएगा 20 रुपए। और समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। अब आपको ज्ञात करना है दर। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, जिसमें ब्याज है 20 गुणा 100 बटे मूलधन है 100 और समय है 4। 100 से 100 कट जाएगा, 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। दर कितनी हो जाएगी? 5%। 20% ब्याज आना चाहिए, 5वां हिस्सा मतलब 20% है। 20% के लिए 4 वर्ष में 20% कैसे आएगी? तो 5 से गुणा कर दो, तो दर कितनी हो जाएगी? 5%। टोटल 20% आना चाहिए भाई। 1/5 का मतलब 20% होता है। 20% ब्याज लाने के लिए 4 वर्ष को किससे गुणा करेंगे? 5% से, तो 20% हो जाएगा। तो सीधा सीधा 5% आ जाता है। सूत्र लगा के हल करेंगे तो भी 5% आ जाएगा। तो इस ब्याज दर क्या हो जाएगी? 5% हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 रुपए है, 3 वर्ष का मिश्र धन 4096 रुपए है। ब्याज दर ज्ञात करो। अब इस प्रकार का जब ब्याज आता है तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में जो अंतर की बात आती है वो होती है कि अंतर ये होता है कि साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है और चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन पर लगता है। तो अब ये मिश्र धन 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 है और 3 वर्ष का मिश्र धन 4096। 1 वर्ष में जो बढ़ा है वो ब्याज है
एक वर्ष में जो बड़ा ब्याज है वो ब्याज किस पर लगा है? 3840 पर लगा है। 3840 रुपए पर कितना ब्याज लगा यहां से पता कर लीजिए। 3840 से 4096 हो गया है, तो 4096 में से 3840 घटा लीजिए। ये 6, 9 में से 4 गया 5 और 38 में से 40 गया 256 रुपए ब्याज आया है। दर ज्ञात करनी है। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो इसमें जो ब्याज है वो 256 गुणा 100 बटे मूलधन 3840। ब्याज किस पर लगा? 3840 पर लगा। कि चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन पर लगता है, 3840 पर लगा। और कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। ये गुणा करके 3840 का भाग दो, संख्याएं काट दीजिए, 0 काट दो। उसके बाद संख्याएं जैसे कि 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो 4 चौके 6 चौके 24, 1 शेष, 4 चौके 16, 64 बार। ये 4 से काटेंगे 9 चौके 36, उसके बाद 2 24, 24 में 4 का भाग 96 बार। उसके बाद और संख्याएं कट जाएगी, अभी 24 से तो नहीं कटता लेकिन 8 से कट जाएगा, 64 कट जाएगा, ये 8 बार, 8 8 64, और ये 8 से कट जाएगा 96 में 8 का भाग 8 1 में 8 और 16 में 2 बार 12, 12 8 96, ये 8 4 फिर कट जाएंगे, ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 3 बार, 20/3, 10 का 2 से गुणा 20/3, 20 को 6 सही 2/3% लिख सकते, 6 3 18 2 20, 6 सही 2/3% की इसकी दर आ जाएगी। संख्या काटनी है बस, आसानी प्रश्न है। मिश्र धन पर ब्याज लगता है। मेन इंपोर्टेंट बात ये समझ में आनी चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो हमेशा मिश्र धन पर लगता है। 2 वर्ष का मिश्र धन आ गया, 3 वर्ष का मिश्र धन जो आगा वो 2 वर्ष के मिश्र धन पर ब्याज लग के आएगा। तो 2 वर्ष के बस मिश्र धन पर ब्याज लग के कितना ब्याज लगा? 256 रुपये ब्याज लगा। किस पर लगा? 3840 पर लगा। कितने वर्ष में लगा? 1 वर्ष में। ब्याज की दर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। ये संख्याएं काटने के बाद उत्तर आ जाएगा 6 सही 2/3%। एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? गोलाकार खेत का मतलब है वृत्ताकार। 10 चक्कर लगाने पर 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी का मतलब दो जो गोलाकार है और चारों ओर जो दूरी तय होगी वो होगी परिधि। यहां से दूरी का मतलब क्या है? परिधि। 10 चक्कर में कितनी है? 4.40। ये 4.40 10 चक्कर की है, तो एक चक्कर की दूरी कितनी? मतलब 4.4 था और 10 का भाग देंगे तो ये 0.44 किलोमीटर हो जाएगा। और इसको मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 से गुणा करेंगे 439 मीटर ये दूरी हो जाएगी। मीटर में बदल दीजिए, उसके बाद हेक्टेयर याद कर लेंगे। मीटर कितना है? 440 मीटर। ये 440 मीटर इसकी दूरी का मतलब परिधि। 10 चक्रों की दूरी 4.40 थी, एक चक्कर की दूरी होगी परिधि, एक चक्कर के लिए 0.44 किलोमीटर में होगा। 1000 से गुणा करेंगे 440 मीटर आएगा। अब ये 440 मीटर दूरी है या परिधि है, ये 439 मीटर। अब इस परिधि से आपको पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 439 r बराबर 440 2 और बटे में जो पाई है 22 और बटे का 7 ऊपर चला जाएगा। 22 2 44 2 बार और 20 में 2 का भाग 10 बार और 10 का 7 से गुणा 70। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 70 मीटर आ जाएगी। उसके बाद क्षेत्रफल होता है πr²। क्षेत्रफल ज्ञात करना, πr²। 22/7 70 गुणा 70। ये 7 काट दीजिए, 22 आते 154 और उसके बाद 2 0, 15,400 मीटर स्क्वायर। 15,400 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद इसको बदलना किस में? हेक्टेयर में। और जो हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर के बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। इसमें 10,000 का भाग दे दो, ये हेक्टेयर बदल जाएगा। 10,000 का मतलब 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, 1.54। ये 1.454 हेक्टेयर, 1.54 हेक्टेयर ये इसका आंसर है। 10,000 वर्ग मीटर है और उसको
हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 का भाग दे दो। हेक्टेयर का बराबर मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर, और उसको हेक्टेयर में बदलना है, वापस 10,000 से भाग दे दीजिए। ये वर्ग मीटर था, 10,000 का भाग दिया, 1.54 इसमें हेक्टेयर में आ गया। ये अलग से लिख के याद कर लेना, एक हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। वर्गाकार आकृति की भुजा क्या होगी? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कोई वृत्त है और उसको काट कर क्या बनाया गया? वर्ग बनाया गया। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार, ये तार इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर परिधि इसकी बराबर होगी। त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और ये जो परिधि होगी वो और ये परिधि बराबर होगी। जब आकृति इस प्रकार आपस में चेंज होती है तो परिधि हमेशा बराबर होती है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या की परिधि 2πr और बराबर इसकी परिधि 4 गुणा भुजा। आपको भुजा पूछी, भुजा के लिए 4 का भाग दे, 2 गुणा 22/7 गुणा 42/4 और बराबर भुजा। परिमाप दोनों का बराबर होगा, इसका परिमाप 4 गुणा भुजा ने इसका परिमाप 2πr। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 42, 4 का भाग दे दो। ये 2 कट जाएगा इससे 2 बार, 2 इससे कट जाएगा 21 बार, 21 इससे कट जाएगा 3 बार, 22 × 66, ये 66 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। ए बराबर 66 सेंटीमीटर। आसान सा प्रश्न है, त्रिज्या दे रखी है, भुजा ज्ञात करनी है, वर्त को वर्ग में चेंज किया जाता है। तो वर्त को वर्ग में मतलब तार इस प्रकार बदलेंगे तो इनका परिमाप या इनकी परिधियां या इनका बाहरी घेरा जो आपस में बराबर होगा, इसका जो परिमाप है वही इसका परिमाप होगा। वर्त का परिमाप 2πr और वर्ग का 4 गुणा भुजा। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 66 आ जाएगी। अगला प्रश्न, दी गई फील्ड बुक में नापे मीटर में है, इसकी फील्ड बुक का कुल क्षेत्रफल। फील्ड बुक है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फील्ड बुक में 2 प्रकार की आकृतियां होती है, एक होता है समकोण त्रिभुज और एक होता है समलंब चतुर्भुज। अब इसमें समलंब चतुर्भुज और समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ये आकृति, एक 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये आकृति नंबर 1, ये आकृति 2, ये आकृति 3, ये आकृति 4 और ये आकृति 5। पहले अपन आकृति 1 का क्षेत्रफल लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज 1/2 समांतर भुजाओं का योग 30 × 12, 30 × 12 42 गुणा इनके मध्य की दूरी 30। 42 में 2 का भाग 21, 21 का 3 से 21 63 और 10630। ये 1 नंबर आकृति का क्षेत्रफल हो गया। समलंब चतुर्भुज है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 30 × 12 समांतर भुजाएं, इनका योग 42 गुणा इनके मध्य की दूरी 30। ये 2 से कट जाएगा 42, 21, 21 का 3 से 63 ने 10630। ये आकृति नंबर 1। आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 2 समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 30 ऊंचाई 25, इनमें से कोई एक आधार ने एक ऊंचाई, 30 × 25 का गुणा करना। ये 30 ये 25, तो ये 25 × 75 750, 750 में 2 का भाग दे दो। 25 × 75 750, 50 में 2, 750 में 2 का भाग देंगे। 700 में जाएगा 350, 50 में जाएगा 25, ये हो जाएगा 375। ये 375 सेकंड आकृति 375 नंबर 2 आकृति का। 25 × 30 आप 2 काट के 15 × 25 कर लेते हैं। 25 × 15 कर लेते हैं तो भी ये 15 × 5 75 हासिल 7, 15 × 2 30 7 37 375 375। ये आकृति 2 का आ गया। अब आकृति 3 का। आकृति 3 में ये 3 नंबर 3 में समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके मध्य की दूरी। तो समांतर भुजाएं 15 और 17, इनके मध्य की दूरी 15। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 15 और 17, 15 और 17 15 30 और 2 32 और गुणा 15। ये 30 32 में 2 का भाग जाएगा 16 बार, 15 × 16, 15 15 225, 15 239, यह आ जाएगा 239। आकृति नंबर 3 239। फिर आकृति नंबर 4, ये 4 नंबर आकृति। 4 नंबर में भी समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज 1/2 समांतर भुजाओं का योग 17 और 17, 17 17 34 गुणा इनके मध्य की दूरी 10। तो 34 में
2 का भाग 17, 17 गुणा 10 170, ये आकृति नंबर 4 170। आकृति नंबर 5, आकृति नंबर 5 में 20 और 17 त्रिभुज है, 1/2 समांतर भुज सॉरी लंब गुणा आधार, 20 में 2 का भाग 10, 17 गुणा 10 170, ये भी 170 वो भी 170। अब इनको जोड़ दीजिए, ये पांचों आकृतियों का कुल मिला के फील्ड बुक का क्षेत्रफल जाएगा। ये फील्ड बुक का क्षेत्रफल केवल पटवार एग्जाम में ही पूछा जाता है, बाकी तो नहीं पूछे जाते। ये 5, 7, 7, 14, 7, 21, 7, 28, 28 में 8 हासिल 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 1585, ये 1585 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 1585 ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा ही प्रश्न है, फील्ड बुक का है। आकृतियां दे रखी है, आकृतियां 2 ही आकृतियां होती है, एक होता है समलंब चतुर्भुज और एक होता है समकोण त्रिभुज। दोनों के अपने को क्षेत्रफल के सूत्र आने चाहिए। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके मध्य की दूरी, और समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा लंब या समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न आयु वर्ग लोगों की जनसंख्या प्रतिशत में दी गई है, किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है? प्रतिशत में दी गई है और किस आयु वर्ग में अधिकतम। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें से अधिकतम कौन सी है? अधिकतम कौन सी है? 15 वर्ष 30%, इससे ज्यादा तो कोई है नहीं। सबसे ज्यादा कौन सी है? 15 वर्ष तक, तो इसमें ऑप्शन नहीं है लास्ट, इनमें से कोई नहीं, तो 15 वर्ष तक। 15 वर्ष तक की जनसंख्या कितनी है? 30%। किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या? अधिकतम जनसंख्या कौन से में है? 15 वर्ष तक। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई नहीं रहा है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, या फिर आप इसका लिख सकते हैं आंसर 15 वर्ष तक का। 0 से 15 वर्ष तक के 30% है, फिर 16 से 25 ये इनमें से कोई, जैसे ऑप्शन में ये और ऑप्शन होता है चारों में से कौन सा है, तो उन चारों में से अधिकतम देख सकते हैं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, मतलब ये इसका उत्तर होगा कौन सा? 15 वर्ष तक के। आसान प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है, 2-3 ऐसे ही है नॉर्मल से प्रश्न। सेम प्रश्न ही है, तालिका उत्तर दें। प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या होगी। प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या होगी। 10,000 जनसंख्या है और 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या बतानी। 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या ये दोनों मिला के 25 वर्ष तक है, एक है 30% है, एक 17.75% है। इन दोनों को जोड़ दीजिए और 10,000 में से कितने हो रहे हैं? 30 और 17.75, ये 25 वर्ष आयु, 30 और 10 40 और 7 47.75, और 10,000 में से कितने होंगे? तो 10,000 गुणा 47.75 और बटे में 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो पॉइंट का जाएगा 4775। ये 4775 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। 10,000 व्यक्तियों में 25 वर्ष आयु के कितने होंगे? तो 10,000 में कितने होंगे 25 वर्ष तक? 30, ये 17.75, ये दोनों को जोड़ दिए 47.75 है। 10,000 का 47.75% कितना हो जाएगा? 4775 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न ये, दिए गए पाई चार्ट से निम्न प्रश्न का उत्तर देवें। नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किस योग के बराबर है? नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है? अब देखिए, नौकरी और परिवहन देख लीजिए, ये नौकरी और ये परिवहन। नौकरी है 120 और परिवहन है 24। 120 और 24 जोड़ दीजिए, 4 4 1 144 डिग्री आ रहा है इनका मान। अब 144 कौन से 2 से आ रहा है? अब कृषि और परिवहन, कृषि और परिवहन 24 और 8 और 4 12, ये आएगा नहीं। व्यापार और उद्योग, व्यापार और उद्योग 6 2 8 नहीं आएगा। कृषि और व्यापार, ये कृषि और व्यापार 8 और 6 14, 108 और 36, 8 से 14 1 3 1 4 144 बिल्कुल आ रहा है। तो इसका आंसर है कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार मतलब 108 और 36 जोड़ेंगे तो 144 आ जाएंगे, और परिवहन और नौकरी जोड़ेंगे तो भी 144 आ जाएंगे। तो 144 बराबर होने चाहिए, बराबर ये कृषि और व्यापार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि और व्यापार हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये पटवार एग्जाम में पूछे गए। टोटल 46 प्रश्न थे गणित के, बाकी के रीजनिंग के थे। टोटल 60 प्रश्न गणित रीजनिंग दोनों के थे। अब गणित के पटवार के पेपर के प्रश्न हो गए हैं। कल अपना एक पेपर रीट का लेंगे, रीट या आरटेट के जो पेपर 2011-13 के हुए हैं उन पेपरों को हल करेंगे कल की क्लास में।